कोई डाउट हो अभी तक जितना आपने एसएचएम से पढ़ा है उससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। कोई कॉन्सेप्चुअल या माइनर डाउट्स हो एज ए क्वेश्चन अगर डाउट होंगे तो हम लोग उसको डील करेंगे। लास्ट क्लास में क्या कराया था उसकी स्लाइड है मेरे पास, तो मैं क्विकली आपको क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये टनल बनाना अर्थ के डायमीटर के अलोंग या फिर अर्थ के किसी कॉर्ड के अलोंग टाइम पीरियड सेम आता है। रिंग में इस तरह से किया जा सकता है, एसएचएम कराया जा सकता है। डिस्क में अगर इस तरह से अरेंज किया जाएगा तो एसएचएम नहीं करेगा। ये भी एक एसएचएम ना का एग्जांपल है, यानी पीरियोडिक और ऑसिलेटरी है बट नॉट एसएचएम। और इस तरह से भी अब जब इस तरह से अरेंज होते हैं दो पार्टिकल्स और थर्ड पार्टिकल को रिलीज किया जाता है, सो डिपेंडिंग अपॉन कि किस डायरेक्शन में आप रिलीज करते हो एसएचएम कर सकता है और अवे भी जा सकता है। इन सारी क्वेश्चंस में अप्रोक्सीमेशन करना होता है, वो अप्रोक्सीमेशन का आप ख्याल रखेंगे। ये अप्रोक्सीमेशन काफी इंपॉर्टेंट है। और लिक्विड में भी आपने देखा कि सिलेंडर अगर ऑसिलेट इस तरह से रहता है तो ऑसिलेट करता है, उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाला था। स्ट्रिंग लगाने से क्या चेंज होता है, वन साइड का अलग आता है, सेकंड साइड का अलग आता है, दोनों को ऐड कर देते हैं। पुली के साथ कनेक्ट करते हैं तो पुली और स्प्रिंग से बहुत सारे कॉम्बिनेशन, बहुत सारे इक्वेशंस क्रिएट किए जा सकते हैं। सो आइडिया अगर आपको समझ में आ गया है तो एनर्जी मेथड और इसको यूज करके आप बता सकते हो। सो फोर्स मेथड और एनर्जी मेथड के बेसिस पे हम लोग निकाल रहे थे कि किस तरह से टाइम पीरियड कैलकुलेट किया जाता है। एक और क्वेश्चन मैं जस्ट वार्म अप के लिए लगाता हूँ, उसके बाद फिर आगे पढ़ते हैं एंगुलर एसएचएम और रिलेटेड स्टफ। सो अगेन आप ट्राई करेंगे तो बेटर रहेगा। एक क्वेश्चन दिया जा रहा है और उसका लैंग्वेज कुछ ऐसे ही रहेगा। फाइंड टाइम पीरियड इफ ऑब्जेक्ट, लेट्स ऑब्जेक्ट को हम लोग स्फीयर नाम दे देते हैं, सॉलिड स्फीयर। इफ सॉलिड स्फीयर is slightly displaced, तो एक पिक्चर भी देने वाला हूँ मैं। सो टाइम पीरियड अपने को निकालना है, एक सॉलिड स्फीयर है जो स्लाइटली डिस्प्लेस किया जाता है। साथ में ये भी दिया गया है गिवन दैट इट परफॉर्म्स प्योर रोलिंग मोशन। तो अगर आप उसको डिस्प्लेस करते हो तो वो रोलिंग मोशन परफॉर्म करता है, प्योर रोलिंग मोशन। और नेट जो पिक्चर है वो काफी सिंपल है। एक स्प्रिंग लगा रखा है, उस स्प्रिंग से एक सॉलिड स्फीयर को कनेक्ट कर रखा है some sort of this सेंटर से, एंड ये पूरा अरेंजमेंट ग्राउंड पर है। ये ग्राउंड रफ है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया गया, इसका मास एम दिया गया। आपको क्या करना है कि इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करना है आगे, फिर रिलीज कर देना है। तो जब आप डिस्प्लेस करेंगे तो ये रोल करता हुआ डिस्प्लेस करेगा और आगे पीछे भी चलेगा, तो फ्यूचर में रोल करने वाला है। सो मोशन रिमेन्स प्योर रोलिंग मोशन एंड दिस इज द केस। वी नीड टू फाइंड the time period for small oscillations. I'm giving you 1 minute to try, make equation, and try to find what the time period is going to be based on the last day class. Of course थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा बट कोशिश की जा सकती है।
ओके, प्रोबेबली आपने इक्वेशन बना लिया होगा या फिर थिंक कर रहे होंगे. सो व्हिच मेथड इज गोइंग टू बी मोर सुटेबल, फोर्स मेथड और एनर्जी मेथड? देन यू विल रियलाइज कि जब भी कोई मेथड लगाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, एक्स अमाउंट. तो एक्स अमाउंट डिस्प्लेस कर दिया है. अब हम लोग कैलकुलेट करना चाहेंगे कितना रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, लेकिन सिंस ये रोल कर रहा है तो कुछ रोलिंग एनर्जी भी रही होगी. So, जब कभी रोलिंग एनर्जी होती है तो रोलिंग को फिर हम एनर्जी में काउंट करते हैं, फोर्स में नहीं. सो इसके लिए हमको एनर्जी अप्लाई करना होगा और ये एज्यूम करना होगा कि जब ये एक्स डिस्प्लेसमेंट पे गया उस समय इसके पास वेलोसिटी v थी और उसके पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थी. सो व्हेनेवर देयर इज अ रोलिंग और रोटेशनल पार्ट कुछ आता है तो उस केस में आप एनर्जी मेथड को यूज कर सकते हो. ये जनरल लोकेशन आपने पकड़ लिया. इस जनरल लोकेशन पे टोटल एनर्जी निकालना चाहेंगे, एनर्जी. सो उस केस में आप पाओगे कि काइनेटिक एनर्जी आएगी ऑफ रोलिंग प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग. दीज आर द टू एनर्जीज आर देयर. और सिंस हम लोग जानते हैं कि रोलिंग केस में फ्रिक्शन नहीं लग रहा होता है या फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो होता है, तो बेसिकली एनर्जी कंजर्व रहती है. एनर्जी कंजर्व रहती है तो ये हमेशा के लिए एसएचएम करता रहेगा, ऑसिलेशंस करता रहेगा. ना आपको रोलिंग की एनर्जी लिखनी है. रोलिंग में काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन की आती है, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन की आती है. अगर आप डायरेक्टली याद रखते हो रोलिंग केस में टोटल एनर्जी कितना होता है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो. सॉलिड स्फीयर का, एनीबॉडी रिमेंबर्स? सॉलिड स्फीयर का रोलिंग कंडीशन में टोटल काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी के टर्म में हम कैसे लिखते हैं? सो उससे फायदा क्या होगा कि आपका कुछ समय बचेगा कैलकुलेशन के लिए, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट ये होगा कि आपसे मिस्टेक्स कम होने के चांसेस रहेंगे. सो हम लोगों ने रोलिंग के लिए अलग अलग बॉडीज का काइनेटिक एनर्जी लिख रखा है. वैसे भी काइनेटिक एनर्जी जब कभी लिखते हैं तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई स्क्वायर ओमेगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं. फिर आई को प्लेस करेंगे और बी इज इक्वल टू आर ओमेगा वाली कंडीशन लगाएंगे. गुड. सो अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली इसको लिखेंगे तो ये आएगा 7/10 एम वी स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी आपकी हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्प्रिंग का इलोंगेशन वही होगा जो सेंटर का मूवमेंट हुआ होगा. देन आफ्टर इट्स डन, इतना लिखने के बाद आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे डी ई अपॉन डी टी, क्योंकि ये कांस्टेंट होने वाला है तो डी अपॉन डी टी की वैल्यू 0 आ जाएगी. इज इक्वल टू यहाँ पे बनेगा 7/10 एम इंटू 2v dv बाई डी टी प्लस हाफ के 2x dx बाई डी टी. और इस टर्म को आप 0 क्लेम करोगे, फिर यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल टू 2 से कैंसिल कर सकते हो तो 7/5 एम वी इंटू ए प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, के एक्स वी इज इक्वल टू 0. अगेन वी 0 नहीं हो सकता है हमेशा के लिए, तो इसके लिए हम v को कैंसिल आउट कर देंगे तो ये माइनस के एक्स हो जाएगा. रीराइट करेंगे सो एक्सेलरेशन की वैल्यू अपने को मिल जा रही है 5k/7m और उसके साथ मल्टीपल में x. ये नंबर आपको मिल जाता है तो टाइम पीरियड भी मिल जाता है. सो हाउ मच द टाइम पीरियड इज गोइंग टू बी 2 पाई अंडर रूट इसका रेसिप्रोकल, दैट इज 7m/5k. आंसर हो गया. सो 7/5, यस, दैट विल बिकम योर राइट आंसर. सो पॉइंट इज कि हमारे पास एक मेथड होता है जिसको हम एनर्जी मेथड कहते हैं, और उस मेथड को कैसे अप्लाई करते हैं वो लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने और एक क्वेश्चन अभी बता दिया. सो यू जस्ट राइट द टोटल एनर्जी, then differentiate it, then rewrite the equation, then get the a expression. एक बार a मिल गया. अच्छा, ये SHM प्रूफ कब हुआ? जब हमने ये कैलकुलेट कर लिया तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया. दिस इज प्रूविंग दैट द स्फीयर इज गोइंग टू परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन. और ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है रोलिंग के साथ साथ चल रहा होगा. तो ये स्फीयर रोल करते हुए आगे जाएगा, फिर रोल करते हुए पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा और चलता रहेगा. कब तक चलता रहेगा? आइडियली और थ्योरेटिकली अप टिल इनफाइनाइट टाइम, यानी कभी बंद नहीं होने वाला है. क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन का वर्क डन 0 है, इसलिए एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही है. जो भी एनर्जी है वो सस्टेन्ड है, इसलिए एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहेगा और ये मूव करता रहेगा. प्रैक्टिकली अगर आप बात करोगे तो प्रैक्टिकली ये स्टॉप कर जाएगा. क्यों? क्योंकि
बहुत सारे फोर्सेस हम लोग काउंट करते हैं प्रैक्टिकल में, जैसे कि फ्रिक्शन थोड़ा बहुत तो आएगा ही आएगा, एयर ड्रैग्स आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी, तो स्टॉप कर देता है, उसको भी हम लोग काउंट करेंगे। लेकिन आपके लिए जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, और एंगुलर एसएचएम में जाने से पहले इसी का एक अलग टेक्निक है जो प्रोजेक्शन करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से भी इसको लोग लिंक करते हैं। तो वो कैसे लिंक करते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो कुछ हेडिंग इस तरह से डाल सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन अ डायमीटर। ये नया कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिंपली एक टेक्निक है, जिस टेक्निक की वजह से कई बार हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कंफर्टेबल रहते हैं, या फिर कई बार प्रॉब्लम सॉल्व करना हमारे लिए इजी बन जाता है। और क्या है उसके बारे में बताता हूं आपको। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेट्स से कि एक पार्टिकल है जो सर्कल पे चल रहा है, और ये अपने लिए सर्कल है। इसकी एक्सिस भी ड्रॉ कर देते हैं। लेट्स से कि इसकी जो एक्सिस है वो ये है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। कोई भी डायमीटर आप बना सकते हो, फॉर द टाइम बीइंग हम लोग एक्स और वाई को जनरली पकड़ते हैं। एनी डायमीटर विल वर्क। और एक कोई पार्टिकल अगर इस पे चल रहा है, लेट्स से पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करता है, ये t इक्वल टू 0 पर था, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दी गई है। सो ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ऐसे चल रहा है। टी टाइम के बाद अगर आप वॉच करना चाहोगे तो टी टाइम के बाद ये पार्टिकल यहाँ पर कहीं आ जाएगा, ये। और सिंस ये यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी। टी टाइम में कितना एंगल फॉर्म करेगा, वो एंगल को हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं। और कैन वी से कि जो थीटा बनने वाला है टी टाइम के बाद, वो ओमेगा इंटू टी बनने वाला है। क्यों? क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो फिर हाफ अल्फा टी स्क्वायर वाला टर्म 0 हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर होता है, अल्फा 0 है। इस पर्टिकुलर लोकेशन पर जब ये पाया गया, जहाँ जिस लोकेशन पे आपको दिखाया जा रहा है, उस लोकेशन पर इसके प्रोजेक्शन देख सकते हैं। ये पार्टिकल है आपका, इसके दो प्रोजेक्शन बनाए जा सकते हैं। एक वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन आएगा और एक एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन आएगा ना। आपका जो ओरिजिनल पार्टिकल है, ओरिजिनल पार्टिकल का मोशन सर्कुलर है, तो इसका उसका एसएचएम से कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन इनके जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, लेट्स से इनको नाम दे देते हैं, जैसे कि ये जो एक्स एक्सिस पे है इसका नाम ए दे देते हैं, और ये बी है। ये जो ए और बी पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को अगर आप ऑब्जर्व करो, पार्टिकल चल रहा है सर्कल पर, और आप ए को ऑब्जर्व करो, तो ए कैसे मूव करता हुआ नजर आएगा, बी कैसे मूव करता हुआ नजर आएगा, उसका एसएचएम से कनेक्शन है। तो इसलिए हम उनको बोलते हैं दे आर प्रोजेक्शन ऑन डायमीटर, दे आर प्रोजेक्शन ऑन डायमीटर। ओके, वो कलर अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ब्लैक से ड्रॉ कर देते हैं, ब्लैक इज मोर डार्क। सो एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपने एक्स एक्सिस पे निकाला, और ये पॉइंट इस लोकेशन टी टाइम, इस लोकेशन पर टी टाइम पर है। एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपने वाई डायमीटर पे निकाला, जिसका नाम हम बी दे सकते हैं, या कोई और नाम दे सकते हैं। सो जो ए पॉइंट होगा, अगर ए पॉइंट को आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो ए पॉइंट का मोशन कैसा हो रहा होगा? ए पॉइंट का मोशन कुछ इस तरह से रहेगा कि इनिशियली ए पॉइंट यहाँ पर रहा होगा, जहां पर स्टार्टिंग में था, फिर इसके बाद ए पॉइंट इधर जा रहा है। जब पार्टिकल आगे बढ़ेगा तो ए पॉइंट विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन। जब पार्टिकल इस जोन पे आएगा, सो ए पॉइंट विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन। जब ये पार्टिकल इस जोन पे चल रहा होगा, फिर ए अपने अपने को वापस करना स्टार्ट करेगा। फिर जब इस क्वाड्रेंट में पार्टिकल जाएगा, तो ए इस तरह से जाएगा। So the motion of particle A is going to be along x-axis, and it's going to repeat itself. It's going to be oscillatory in nature, and if you are going to prove it, it's going to be SHM. So foot of perpendicular या फिर projection is going to perform SHM when the particle goes in a circle. Similarly, if you look at the motion of B,
तो मोशन ऑफ बी इज गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम बी। कहाँ से स्टार्ट करेगा? जब यहाँ था तो परपेंडिकुलर यहाँ पर आएगा, तो यहाँ से स्टार्ट किया है, अब इधर गया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये ऊपर जाएगा, जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो बी नीचे आएगा, जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो बी और नीचे आएगा, जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पार्टिकल चलेगा तो बी ऊपर चलेगा। तो बी का मोशन हो रहा है अगेन एस एच है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर या इस पर्टिकुलर फिगर पर ए अपना स्टार्ट जो हुआ है वो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हुआ है और ऐसे चल रहा है। A has started from extreme position and moving like this, whereas B has started from its mean position and doing like this. और हम लोग जानते हैं जब मेन पोजीशन से चलता है तो साइन का एक्सप्रेशन में रोल आता है, और एक्सट्रीम से चलता है तो कॉस का रोल आता है। सो इनकी इक्वेशन हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं एज पर द नॉलेज ऑफ एसएचएम, और अदरवाइज यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अच्छा, ये सर्कल है, इसकी रेडियस होगी, इसकी रेडियस को अगर हम लोग आर बोलते हैं, सो रेडियस इज, अगर आपको गिवन है तो आप देखोगे जो रेडियस है वो यही होगा, ये उसके एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। तो ये जो रेडियस है वही एम्पलीट्यूड का काम कर रहा होगा, ये एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगा। हाँ, एम्पलीट्यूड को हम लोग ए लिखते हैं तो ए को हम आर लिख सकते हैं, ए फॉर एम्पलीट्यूड है। सो अगर सर्कल का रेडियस पता है तो अपने को एम्पलीट्यूड पता चल गया, ओमेगा पता है तो थीटा पता चल जाएगा, इक्वेशन भी पता चल जाएगी। एक्स पॉइंट की, अगर ए पॉइंट की लोकेशन लिखना चाहते हैं तो इसको किसी भी इंस्टेंट पर एक्स बोल सकते हैं, इसको किसी भी इंस्टेंट पर वाई बोल सकते हैं, दे आर कोऑर्डिनेट्स। सो इस छोटे से ट्राइंगल से आप देखोगे, राइट एंगल ट्राइंगल से, तो एक्स को हम लिख सकते हैं, ये ओ पॉइंट है, लेट्स से किसी लोकेशन जो पी पॉइंट पर था, तो कैन वी से कि एक्स की जो वैल्यू आएगी, या फिर अगर हम यहाँ पर cos थीटा लगा देते हैं तो cos थीटा ट्राइंगल में जाएगा बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस विच इज ओपी विच इज रेडियस। सो x इज गोइंग टू बी रेडियस इनटू cos थीटा, थीटा को ओमेगा टी रख देते हैं तो x इज बिकमिंग a cos ओमेगा टी। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया था कि x अपने एक्सट्रीम से चल रहा है, एक्सट्रीम से चल रहा है तो cos का एक्सप्रेशन लेकर के आएगा, और ये एक्सप्रेशन आ रहा है। हम जानते हैं कि दिस रिप्रेजेंट एस एच एम, ए साइन ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी, और उनका कॉम्बिनेशन जो होता है वो एस एच एम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसका मतलब फुट ए इज परफॉर्मिंग एस एच एम। सिमिलरली वाई के बारे में बात करोगे तो वाई भी एस एच एम कर रहा होता है, तो साइन थीटा लगा लो, साइन थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू वाई डिवाइड बाई ओपी, विच इज वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, थीटा को ओमेगा टी कर सकते हैं, तो y is going to be a sin omega t, a का मतलब एम्पलीट्यूड कर दिया है, ये हो गया, which further says कि this is also SHM। so the point is कि जब कभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चल रहा होता है तो पार्टिकल सर्कल पे चलेगा, यूनिफॉर्मली मूव करेगा, लेकिन उनके जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स होंगे on the diameter you will find they will be oscillating and performing SHM। उनकी वही इक्वेशन आती है जो SHM की आती है, और जो इसका ओमेगा होगा उसी से इसका ओमेगा निकल के आता है, तो दोनों के टाइम पीरियड बराबर होते हैं, तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड होगा वो 2 पाई बाई ओमेगा हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि अगर ये पार्टिकल एक साइकिल पूरी करेगा तब तक ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी एक राउंड पूरा कर लेगा, यानी वो अपनी एक मोशन को कंप्लीट कर लेगा, फिर उसी मोशन को बार बार रिपीट कर रहा होगा। सो इससे लिंक करके लोग आंसर दे देते हैं। इसका यूज कब आता है? आप कभी भी इसको यूज कर सकते हो जब भी आपको लगे कि इसकी हमको जरूरत पड़ रही है, या फिर किसी भी इक्वेशन में आप इसको यूज कर सकते हो जहां पर भी टाइम पीरियड कैलकुलेट करना पड़े, जैसे ओमेगा बताओ, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना पड़े, या फेज डिफरेंस पता करना पड़े कि कितने टाइम के बाद कितना चलता है, तो वो सारा कुछ यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको एक इक्वेशन देता हूँ, उस क्वेश्चन में इसको यूज करेंगे हम लोग एज एग्जाम्पल, तो फिर आपको समझेगा कि कुछ केसेस में ये यूजफुल भी होता है। जैसे एक से ज्यादा पार्टिकल्स के बारे में बोलता है, तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप भी नोट कीजिए, उसको सॉल्व करते हैं। तो सपोज कर लीजिए अपने पास दो पार्टिकल्स हैं और वो एसएचएम करते हैं, उनका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी वगैरह देगा। तो ऐसा बोलता है लेट, और सिंपली लिखते हैं टू पार्टिकल्स परफॉर्म एसएचएम along सेम लाइन, तो किसी सेम लाइन के लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं विथ
same amplitude and frequency. Same amplitude and frequency. फिर ऐसा बोलेगा कि वो जब ये दोनों अगर एक ही लाइन पे चल रहे हैं, इनकी इंफॉर्मेशन पता है, सो वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो दे क्रॉस ईच अदर while moving in opposite direction when going in opposite direction. और जब ये क्रॉस करते हैं उस समय each time their displacement is half of their amplitude. पूछता है find phase difference between them. इसको फिगर से भी बना करके दे सकते हैं, तो आप लैंग्वेज को पढ़ लीजिए, उससे आपको समझ में आ जाता है, अच्छी बात है। तो ये x इक्वल टू 0 है, लेट्स से ये एक्सट्रीम पॉइंट है, ये दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट है, दो पार्टिकल इसी में SHM कर रहे हैं, और जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो वो तब क्रॉस करते हैं जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं और उनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड है। तो एक पार्टिकल अगर इधर जा रहा होता है तो दूसरा इसको इधर क्रॉस करता हुआ मिलता है, फिर यहाँ पर मिलेंगे। तो जब फ्यूचर में ये हो सकता है कि इधर जा रहा हो तो ये इधर आएगा, ये जो भी है। So they cross each other when their amplitude or displacement is half of the amplitude and they move in the opposite direction. They are having the same frequency, they have the same direction, this amplitude, और एक ही एक्सिस पे चल रहा है। उनका फेज डिफरेंस अपने को पता करना है। तो अपने पास कई सारे तरीके हैं सॉल्व करने के लिए। एक पार्टिकल को नाम 1 कर सकते हो, दूसरे पार्टिकल को नाम 2 कर सकते हो, x1 की इक्वेशन लिख सकते हो, x2 की इक्वेशन लिख सकते हो, और x1 की आप स्टार्ट कर सकते हो a sin ओमेगा t प्लस फाइव 1, और आप चाहो तो फाइव 1 को 5 भी लिख सकते हो, तब भी चलेगा। और दूसरे को लिख सकते हो a sin ओमेगा t प्लस 5। 5 1 5 2 भी लिखेंगे तब भी हम फेज डिफरेंस को 5 1 माइनस 5 2 बोल देंगे। यहाँ पे मैंने एक ही वेरिएबल को ले लिया है। अच्छा, दोनों का a बराबर था इसलिए a इक्वल है, ओमेगा बराबर था इसलिए ओमेगा इक्वल रखा है, x डायरेक्शन में चल रहा है इसलिए x लिखा हुआ है। अब आपको पता करना है क्या कि आप x1 और x2 को बराबर कर दो। x1 और x2 बराबर कब होंगे, किस इंस्टेंट पर होंगे, तो वहां से अपने को ये पता चलेगा कि, और दो कंडीशन लगाना है कि जब ये अपोजिट होते हैं एंड तो v1 इक्वल टू माइनस v2 होता है। ये v1 इक्वल टू माइनस v2 कैसे आपको समझ में आया कि हम लोग जानते हैं कि किसी एक पॉइंट पर होगा तो उनकी वेलोसिटीज तो सेम होंगी, मैग्नीट्यूड वाइज डायरेक्शंस अपोजिट होंगे। सो हम दोनों के अगर लोकेशन सेम करते हैं तो उनकी वेलोसिटीज इक्वल एंड अपोजिट आनी चाहिए, क्योंकि SHM में हम लोगों ने देखा था कि किसी एक लोकेशन पर एक ही वेलोसिटी होती है, तो किसी भी लोकेशन की जो वेलोसिटी होती है वो ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर से गवर्न होती है। सिंस दोनों का ओमेगा बराबर है, दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर है, तो सेम पोजीशन पर सेम वेलोसिटी कैरी करेंगे मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाइज दे विल बी अपोजिट। तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को इस पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे, सिंपलीफाई करोगे तो फाई की वैल्यू पता चल जाएगी। जो भी फाई की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये अपना बेसिक वे से सॉल्व करने का तरीका है, और इसको हम दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक वे का मैंने आपको आइडिया दिया, इसको आप घर पे ट्राई कर सकते हो और उससे आपका आंसर आएगा। एक आंसर भी बताया जा रहा है 2π/3। अनदर वे क्या है, अनदर वे जो अभी वो लोगों ने लर्न किया है उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो अपना इंटेंशन इस प्रोजेक्शन मेथड को बताने का है। तो प्रोजेक्शन मेथड में आप क्या करोगे कि आप एक सर्कल बना लोगे, ठीक है, और उसका रेडियस को एम्पलीट्यूड बोल दोगे, और एक्सिस को ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग एक्सिस भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपको समझना है कि किस तरह से वर्क करता है, और ये कई बार हमको बहुत आसानी से आंसर दे देता है।
तो दो पार्टिकल्स चलेंगे, दो पार्टिकल को चलाना पड़ेगा क्योंकि दो पार्टिकल की स्टोरी है, और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, लेकिन वो जब जब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। सो चाहे आप चाहो तो एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में उनको ड्रॉ कर सकते हो। सो लेट्स से कि हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड की बात करनी है। सो अगर हम वाई डायरेक्शन की बात करते हैं तो ये 0 होगा, और ये आपका प्लस एम्पलीट्यूड होगा, और ये आपका माइनस एम्पलीट्यूड होगा। हाफ एम्पलीट्यूड का मतलब यहाँ कहीं क्रॉसिंग चल रही होगी, यहाँ कहीं क्रॉसिंग चलने का मतलब है ये पार्टिकल यहाँ पर होना चाहिए, तो एक पार्टिकल यहाँ पर होना चाहिए। लेट्स से ये पार्टिकल आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। सो पार्टिकल की वेलोसिटी और एसएचएम की वेलोसिटी हमने दोनों को ड्रॉ किया। अब एक दूसरा पार्टिकल इसी को इसी लोकेशन पे क्रॉस करता है, इसी लोकेशन पे क्रॉस करता है, इसका मतलब उसको यहाँ पर होना चाहिए। अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, दैट मीन्स उसको नीचे जाना चाहिए, नीचे जाने के लिए उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए। सो अगर ये पॉइंट आपको समझ में आता है तो इस तरह से हम इस चीज को, इस पूरे इंटायर सिस्टम को इस पर्टिकुलर फिगर से रिलेट कर सकते हैं। ये दो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 2, दे आर मूविंग इन अ सर्कल एंड दे आर हैविंग द सेम ओमेगा, सेम सर्कल, इसलिए सेम एम्पलीट्यूड भी दिख रहा है। अब इनके बीच का फेज डिफरेंस निकालना है। हाउ वी कैन फाइंड द फेज डिफरेंस? फॉर दैट सेक यू कैन डू दिस कि इसको यहाँ से ज्वाइन करा लो, इसको यहाँ से ज्वाइन करा लो, और इसके लिए ये थीटा होगा, फेज होगा, और इसके लिए ये फेज होगा। फेज डिफरेंस का मतलब जो उनके बीच का अंदर वाला है। तो अगर ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, सो फेज डिफरेंस मीन थीटा 2 माइनस थीटा 1। बेसिकली वो एंगल जो इसके अंदर बन रहे होंगे। फिर हम ये बोल सकते हैं कि वो जो एंगल्स बन रहे होंगे, अगर हम ये एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं, हाफ ऑफ एंगल ये वाला, तो अपना काम हो जाएगा। इसी को डबल कर देंगे, सेम एंगल यहाँ पे बनने वाला है क्योंकि सिमेट्रिकल है। और उसके बाद आप आंसर दे सकते हो। फिर लेट से इसका नाम कुछ हम अल्फा दे देते हैं या बीटा दे देते हैं। एक ही पिक्चर में बहुत कुछ ड्रॉ किया गया है, तो आपको समझना है कि क्या चल रहा है। ये एंगल का नाम बीटा दिया जा रहा है। सो आपको क्या पता है? आपको ये पता है और आपको ये हाइपोटेनस पता है, तो बेस और हाइपोटेनस नोन है, तो आप कॉस लगा लो। कॉस बीटा इज इक्वल टू बेस विच इज a/2 डिवाइड बाय हाइपोटेनस विच इज a, दैट इज इट इज हाफ। cos बीटा हाफ आया तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 60 डिग्री, दैट इज π/3। तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? थीटा 2 माइनस थीटा 1 की वैल्यू 2 टाइम्स बीटा हो जाएगी, तो 2π/3 हो जाएगी। सो आपको ये समझना है कि हाउ वी कैन make this equation or this SHM or represent that SHM in uniform circular cases. So थीटा आपको निकल करके आ गया, टोटल वही आपका आंसर हो जाएगा। थीटा 1 थीटा 2 भी निकाले जा सकते हैं, लेकिन थीटा 1 थीटा 2 इनिशियल से रिलेट होंगे। फेज डिफरेंस बताना है तो जो फर्स्ट का लाइन है और जो सेकंड का लाइन, उनके बीच का कितना एंगल चल रहा है वो बता सकते हैं। फिर वो नंबर्स हमको पता रहेंगे तो ट्राइंगल को यूज कर, ज्योमेट्री को यूज करके हम बता सकते हैं। ये 90 डिग्री रहे होंगे तो राइट एंगल ट्राइंगल है, आइडेंटिकल है। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ यू विल फाइंड कि अगर इसको सही से एक दो बार देखोगे तो आपको लगेगा ये भी बहुत इजी स्टोरी है, इसको भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। और अदरवाइज आपके पास जो बेसिक मेथड है वो हमेशा रहेगा, चलेगा। तो ये मेथड आप यूज कर सकते हो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस में। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं एंगुलर एसएचएम के बारे में। अभी तक जो आपने पढ़ा था उसको हम लोग सिंपली एसएचएम बोल देते हैं या फिर लीनियर एसएचएम बोलते हैं। और अब हम लोग एंगुलर के बारे में बात करेंगे। स्टोरी वही है, पहले हम लीनियर मोशन के बारे में समझते हैं, फिर एंगुलर यानी रोटेशन के बारे में समझते हैं। सो इस पर भी वही रहा होगा कि अगर किसी बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर टॉर्क लग रहा है। सो शॉर्ट में अगर मैथमेटिकली लिखें, इफ टॉर्क इज इक्वल टू माइनस के थीटा, जस्ट लाइक फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जहाँ पर टाउ इज टॉर्क ऑन द बॉडी, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो इसलिए वेक्टर लिख सकते हैं, और k इज अ कांस्टेंट। सो इफ दिस इज द केस, देन the body or particle, then the particle
performs angular SHM। और अगर ज्यादा डिटेल में आपको लिखना है तो इसी को लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसा लिख सकते हो कि व्हेन द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट is directly proportional to the displacement or angular displacement of that particle with respect to that point, and it is in the opposite direction, that means it is restoring in nature, then the particle performs SHM, which SHM is known as angular SHM। और अगर ऐसी सिचुएशन है तो इसको मैथमेटिकली हम लोग हैंडल भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता होता है सिंस वी नो कि टाउ की जो वैल्यू होती है वो आई अल्फा के बराबर होती है। और इसके बाद इन दोनों को आपस में लिंक कर सकते हो, तो क्या इक्वेशन अपने पास बन जाएगी, आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस के थीटा। थीटा की डायरेक्शन क्या होती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जैसे अल्फा की डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और टॉर्क की डायरेक्शन हम लोग लिखते हैं कि क्या क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। इसलिए थीटा को भी हम एक सेंस में पॉजिटिव मेजर करते हैं, दूसरे सेंस में नेगेटिव मेजर करते हैं। सो थीटा इज आल्सो हैविंग अ डायरेक्शन लाइक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सो एक्सेलरेशन का टर्म में इक्वेशन लिखोगे तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी माइनस के डिवाइड बाय आई। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पॉइंट जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है, या एक्सिस जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है, थीटा हो जाएगा। कई बार हम लोग फ्री वेक्टर वगैरह नहीं दिखाते, वी आर यूज्ड टू विद दिस, तो अपने को पता होता है कि ये अल्फा जो है थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपोजिट डायरेक्शन में। अल्फा की डेफिनेशन लगा देंगे तो ये बनेगा d2 थीटा अपॉन dt2। सो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे नजर आती है, d2 थीटा इज इक्वल टू dt2 इज इक्वल टू माइनस, इसको भी हम कुछ ओमेगा स्क्वायर नाम दे सकते हैं, तो ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर थीटा, जहां पर ओमेगा का मतलब यहाँ पर क्या जा रहा है, वेयर ओमेगा हेयर इंप्लाइज अंडर रूट के बाई आई। इस इक्वेशन को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये वही इक्वेशन है जिसको हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसका डेरिवेशन किया था, इसका सोल्यूशन निकाला था इंटीग्रेट करके। बस एक ही फर्क पड़ रहा है, थीटा को एक्स बोला जा रहा है, दैट्स ऑल। वहां पर एक्स बोला जा रहा था, यहाँ पे थीटा बोला जा रहा है, तो इसका हम लोग डायरेक्ट सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सोल्यूशन, व्हाट सोल्यूशन इज गोइंग टू बी, थीटा इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, उस कांस्टेंट का नाम थीटा नॉट लिख सकते हैं, और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। So this will become the solution for this equation. So whenever there's a angular SHM, this is the primary condition, or you can call this is the condition, or you can call this is the condition. सबका एक ही मतलब चल रहा है। And उसका solution क्या आएगा, यानी equation of SHM क्या आएगी, this is the equation of SHM. Equation of SHM. Angular SHM basically. और ये भी ये इसकी सिंप्लीफाइड इक्वेशन है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, दोनों में से कोई पूछा जा सकता है। हाँ, आपको क्या नजर आ रहा है चेंज हुआ है, मास हैज बीन रिप्लेस्ड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और बाकी सारी स्टोरी वही है। यहाँ पर मैंने ए ना यूज करके थीटा नॉट यूज किया गया, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो थीटा नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा, so this is called amplitude, so theta naught is amplitude. Phi is the phase, initial phase difference or phase constant. Omega t is a variable number, omega is this number. और अपने को टाइम पीरियड निकालना होगा तो हम टाइम पीरियड क्या बोलेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में टाइम पीरियड क्या आएगा, मोस्टली टाइम पीरियड निकालना होता है 2 पाई बाई ओमेगा आता है, वैल्यू प्लेस कर दोगे तो 2 पाई अंडर रूट आई बाई के। वहां पर m बाई के आता था, यहाँ पर आई बाई के आ जाएगा। बस आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, के आपको पता करना है, आपको उसका टाइम पीरियड पता चल जाएगा। थीटा की डायरेक्शन क्या होती है अभी आपको एक एग्जांपल में समझेंगे, ये इसकी थ्योरी है, कॉन्सेप्ट्स हैं, और आप पाओगे कि दे आर जस्ट लाइक अ मिरर इमेज ऑफ द केस ऑफ लीनियर एसएचएम। सो लीनियर एसएचएम में जो चल रहा था बस उसी का इमेज है। फोर्स को टॉर्क से रिप्लेस कर दिया गया है, मास को मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्लेस कर दिया गया है, एक्स को थीटा से रिप्लेस कर दिया गया है, ए को अल्फा से रिप्लेस कर दिया गया है। और जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि सिमिलर टाइप के फॉर्मूलाज चलते हैं, तो यहाँ पर भी वो सिमिलरिटी वैलिड है। नाउ एक एग्जांपल में इसको समझ लेते हैं कि कैसे वर्क करता है, फिर बाकी सारे केसेस में आप इसी तरह से इसको यूज कर रहे होंगे। जैसे कहता है आपसे प्रूव दैट the time period of simple pendulum is
T is equal to 2 pi अंडर रूट L by G। ये फॉर्मूला हम लोग कई बार यूज कर चुके हैं और ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है। दैट मीन सिंपल पेंडुलम को कंप्लीट राउंड करने में कितना टाइम लग रहा होता है। नाउ इट्स टाइम वी कैन प्रूव इट कि ये कैसे आता है। और ये एक एग्जांपल है, सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ एंगुलर एसएचएम। और जो भी आपने लर्न किया उसको अप्लाई करके देखते हैं। इस पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व होता है, तो वो अपने को समझना पड़ेगा। समझ लेते हैं। सो लेट्स से कि एक सिंपल पेंडुलम है और एक छोटा सा पार्टिकल आपने यहाँ पे हैंग कर रखा है। इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता होगी, लाइक इसका मास m है, इसकी लेंथ l है और ये अपने आप को इस तरह से हैंग करता रहेगा until unless you disturb it। बट अगर आपने इसको डिस्टर्ब किया तो डिस्टर्ब हो जाएगा। सो लेट्स से कि आपने इसको स्मॉल एंगल से डिस्प्लेसमेंट दिया, स्मॉल एंगल से, तो ये यहाँ पर गया और डिस्प्लेसमेंट आपने इस सेंस में किया, तो ये थीटा की डायरेक्शन है, एरो बना रहा हूँ मैं, देखना। सो ये थीटा किस सेंस में आपने दिया है? थीटा आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया है। सो दैट इज द वेक्टर थीटा। सो दैट्स थीटा। उसके बाद आपने रिलीज कर दिया है, तो जब आप रिलीज करोगे तो आपको पता है कि ये वापस यहीं पर आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर ये चलेगा और इसी को रिपीट करता रहेगा, यानी एसएचएम करेगा। और इसी का टाइम पीरियड अपने को पता करना है। वी प्रूव दैट यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। हाँ, डायमेंशनल एनालिसिस से भी हम लोग उसको प्रूव कर सकते हैं, बट अगर हम लोग बहुत टेक्निकली जाएंगे ना तो डायमेंशनल एनालिसिस से हम वेरीफाई करते हैं। मतलब ठीक है, वो भी आपका चलता है प्रूफ करने का। सो दो टर्म्स होते हैं, एक होता है प्रूफ करना किसी चीज को, एक होता है किसी चीज को वेरीफाई करना। सो जो डायमेंशनल एनालिसिस है ना, वो डायमेंशनल एनालिसिस वेरीफाई करने में हेल्प करता है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है। जब कभी हम लोग ऐसा स्टोरी करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को चेक किया, राइट हैंड साइड को चेक किया और दोनों को बराबर दिखा दिया, इसका मतलब है कि हमने सिर्फ वेरीफाई किया है कि जो गिवन है वो करेक्ट है। प्रूफ का दूसरा मीनिंग होता है, प्रूफ का मीनिंग होता है कि आपने, आपको जो प्रूफ करना है उसको टच नहीं किया, आपने कहीं और से स्टोरी स्टार्ट की और अल्टीमेटली वो निकाल दिया जो आपको दिख रहा है। अगर कभी कोई फीचर में आपसे पूछता है कि वेदर से प्रूफ, वेदर से वेरिफिकेशन, तो आप इस तरह से बोल सकते हो। सो जो डायमेंशनल एनालिसिस है, दैट इज यूज्ड मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर वेरिफिकेशन। और अभी जो हम लोग लर्न करने वाले हैं वो इसका एक्चुअल प्रूफ है कि कहाँ से ये फॉर्मूला आता है। बट अगर एग्जाम में आता है कभी, किसी सपोज कर लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम या कहीं और डिस्क्रिप्शन में आता है, तो आप डायमेंशनल एनालिसिस, अगर आपको प्रूफ नहीं आ रहा है तो आप वेरीफाई करके दिखा सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड भी करते हैं, तो उसको भी प्रूफ समझते हैं लूज सेंस में। एनीवे, इसको आगे बढ़ते हैं। तो जब आपने इसको यहाँ पे रिलीज किया तो ये क्या करने वाला है, इस पार्टिकल का हम अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस पे फोर्स लग रहे होंगे। एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा जिसका नाम होगा mg, एक फोर्स इधर लग रहा होगा जिसका नाम होगा टेंशन। ये टेंशन है, T फॉर टेंशन। लेट्स इसको T नॉट वर्ड यूज कर लेना है सो दैट कि टाइम पीरियड वाले T से क्लैश नहीं करेगा। सो ये टेंशन है। इसके अलावा कोई और फोर्स नहीं लग रहा होगा क्योंकि आपने रिलीज किया है। सिंस आपने रिलीज किया है तो इसके पास वेलोसिटी नहीं होगी, वेलोसिटी नहीं होगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगेगा, वरना एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता है, और सेंटीपिटल जो भी आप उसको बोलना चाहें। सो ये दो फोर्सेस लग रहे हैं। फिर आप इसको समझेंगे ये वापस क्यों आता है, तो वापस इस वजह से आता है कि इस O के पॉइंट, लेट से पॉइंट O है, O के पॉइंट, O के अबाउट इस पर एक टॉर्क लग रहा होता है। सो टॉर्क कौन देने वाला है? टी नॉट का, यानी टेंशन का टॉर्क तो जीरो रहेगा। टॉर्क जो आएगा वो mg कहेंगे। mg के आप दो कंपोनेंट कर सकते हो, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द लेंथ और अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ऐसा अगर ये एंगल थीटा था वर्टिकल से तो ये भी एंगल थीटा ही रहा होगा हमारा। अगर ये एंगल थीटा रहा होगा देन यू विल फाइंड कि दिस विल बिकम mg cos थीटा। और ये जो फोर्स है mg sin थीटा, यही रिस्पॉन्सिबल है। सो जो mg sin थीटा का फोर्स है, दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग अ टॉर्क इन दिस डायरेक्शन। नाउ ये जो टॉर्क लग रहा है वो किस सेंस में लग रहा है? नाउ यू सी द टॉर्क इज एक्टिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जबकि आपने डिस्प्लेसमेंट किया था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसका मतलब जो टॉर्क है वो थीटा के अगेंस्ट है।
इसका मतलब है ये जो टॉर्क है वो रीस्टोरिंग नेचर का है। दैट मीन्स ये इस पार्टिकल को अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोशिश करता है। अब अगर आपका पार्टिकल इधर चला जाएगा तो आप पाओगे टॉर्क इधर आएगा। तो इसका मतलब ये टॉर्क हमेशा रिस्टोरिंग का काम करता है। दैट मीन्स पार्टिकल को उसकी मेन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने की कोशिश करता है। तो इस तरह से एनालाइज करके हम पहले ये समझेंगे कि टॉर्क कैसा है। क्या ये टॉर्क रिस्टोरिंग है? तो आप बोलोगे यस, टॉर्क रिस्टोरिंग है, रिस्टोरिंग टॉर्क है। तो टॉर्क को पहली बात रिस्टोरिंग होना चाहिए, दो कंडीशन एसएचएम के लिए। दूसरा, ये टॉर्क को जो है ना के थीटा के बराबर होना चाहिए। इन दोनों कंडीशन को अगर हम मीट करा पाएंगे तो हम एंगुलर एसएचएम क्लेम कर देंगे। एंगुलर एसएचएम जिस तरह से फोर्स में करते थे, फोर्स में हम लोग यही काम करते थे, फोर्स को रिस्टोरिंग शो करते थे, फिर फोर्स को के एक्स के बराबर प्रूफ करते थे, फिर हमको के पता चल जाता है। तो इससे हमको के पता चल जाता है। एक बार के पता चल गया, टाइम पीरियड भी पता चलेगा ना। ट्राई करते हैं कि टॉर्क कितना आएगा ओ के अबाउट। तो टॉर्क अबाउट ओ, टॉर्क अबाउट ओ, रोटेशन आप पढ़ चुके हो तो ये सारी चीजें आपके लिए अब काफी सिंपल हो गई होंगी और यूजुअल हो गई होंगी। टॉर्क अबाउट ओ, टी का टॉर्क 0, एम जी कॉस थीटा का टॉर्क 0, क्योंकि उनकी सारी लाइन ऑफ एक्शन ओ से जा रही है। और परपेंडिकुलर फोर्स हमको दिख रहा है एम जी साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अपने पास आ रहा है एम जी साइन थीटा, गुड, इंटू एल, परफेक्ट। तो एल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो साइन ये आ जाएगा। अब इस टॉर्क को, ये जो टॉर्क है वो रीस्टोरिंग है, आर में लिख रहा हूँ, आर फॉर रीस्टोरिंग, ओ के अबाउट है। टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क की जो वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग एज एम जी एल इंटू साइन थीटा। लेकिन अपने को क्या चाहिए था? अपने को चाहिए था कि जो टॉर्क हो वो थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। यहाँ तो टॉर्क थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आ रहा है। तो फिर हम लोग ये क्लेम करते हैं कि इफ थीटा इज स्मॉल, क्योंकि हम ये स्मॉल ऑसिलेशन के लिए ही वॉच करते हैं। तो जब कभी थीटा छोटा होता है तो हम एक अप्रोक्सीमेशन लगा लेते हैं, साइन थीटा और थीटा में कोई फर्क नहीं होता। सो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा व्हेन एवर थीटा इज ए स्मॉल नंबर। और ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क कर रहा होता है। तो यहाँ से ये पता चला कि ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला वैलिड होगा ओनली इफ थीटा इज स्मॉल। इट विल नॉट बी वैलिड फॉर लार्जर थीटा। एनीवे, सो उससे अगर आपने ये सब्स्टिट्यूशन किया या अप्रोक्सीमेशन किया तो ये बनेगा एम जी एल इंटू थीटा। अब आपको पता चल गया कि ये एस एच एम हो गया। यहाँ से के की वैल्यू पता चल जाएगी। के नाउ इज एम जी एल, दैट इज व्हाट द के इज। फिर आपको पता चलेगा, सो टाइम पीरियड will become or is going to be equal to 2 pi under root, फॉर्मूला क्या था, I by K, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय K, दिस इज द फॉर्मूला। नाउ इसको प्लेस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 2 pi अंडर रूट I, I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट? उस पॉइंट के अबाउट जिस पॉइंट के अबाउट आपने इसको रोटेट कराया है। सो अगर इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के अबाउट निकालते हैं जो कि O से पास हो रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? वो आप समझ जाओगे कि दैट इज गोइंग टू बी ml स्क्वायर। गुड, सो दैट बिकम्स ml स्क्वायर। के की वैल्यू अपने को कितना मिल गया? mg इंटू एल। बाकी बिजनेस एज यूजुअल है, m और l कैंसिल हो गया, l बाई g हो गया। यही आपको प्रूफ करना था। तो इस तरह से प्रूव हो जाता है। So point is कि simple pendulum is an example of angular SHM. For that sake, you need to find the restoring torque, then torque proportional to theta. यहाँ पर वो sin theta आता है, फिर smaller के लिए theta पकड़ लेते हैं, and अपने को time period का formula निकल के आ जाता है। So इसको आप एक बार और समझ लीजिए, अगर कोई कंसर्न आता है तो आप पूछ लीजिए। न केवल ये सिंपल पेंडुलम, कोई भी स्टोरी होगी जहां पर हम ये बता सकते हैं तो हम टाइम जरूर निकाल सकते हैं। लिटिल बिट मैथ्स को यूज करना है, दैट्स ऑल। आगे आपने लिखा, सो ओनली इफ थीटा इज स्मॉल इट विल परफॉर्म एसएचएम। यस, तो अगर आपसे थ्योरेटिकली पूछता है कि ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड होता है, स्मॉलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, बिगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, सभी के लिए, तो आप बोलोगे इट इज वैलिड फॉर स्मॉलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स। इसको और भी कई तरीके से पूछ सकता है, लाइक कि एक बार थीटा छोटा लिया, एक बार थीटा बड़ा लिया, तो किस केस में ये फॉर्मूला प्रिसाइज आंसर देगा। तो जितना थीटा छोटा होगा उतना ये प्रिसाइज आंसर देगा, जितना थीटा बड़ा होने लगेगा इसकी वैलिडिटी कम होने लगेगी, और ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। सो कोई एक बाउंड्री लाइन नहीं होती है, इट्स जस्ट लाइक एक कंटिन्यूअस चीजें होती हैं।
स्मॉलर के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर देता है, लार्जर के लिए फिर इसकी एक्यूरेसी कम हो जाती है या प्रिसाइजनेस कम हो जाता है। But could it give approx value for bigger thetas? थीटा अगर बड़ा होगा तो अप्रोक्सीमेटली देगा, लेकिन बड़ा का मतलब क्या, इसके आगे की स्टोरी तो हम लोग जानते हैं ना, ये कब तक ऑसिलेशन करेगा, जब तक हम यहाँ से यहाँ तक ले जा सकते हैं। यू रिमेम्बर दैट? इससे ज्यादा अगर दिया तो फिर स्ट्रिंग है ना, स्लैग करने के चांस होते हैं, फिर ज्यादा वेलोसिटी देते हैं तो फिर ये कुछ इस तरह से चला जाता है, बहुत ज्यादा देते हैं तो फिर सर्कुलर मोशन कर सकते हैं। तो वैसे भी हमने को पता है कि इसके लिए लिमिटेशन तो है ही। 90 डिग्री से बड़ा करोगे तो फिर अगर ये वापस आता है तो फिर यूज कर सकते हो, लेकिन वापस आने के चांस कम है, क्योंकि अगर इसे आपने बड़ा 90 डिग्री से बड़ा किया तो जब भी वेलोसिटी 0 होगी उससे पहले स्ट्रिंग सेलेक्ट कर जाएगी। यू रिमेम्बर ना कि जब हम लोगों ने किया था वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ा था तो उसको 3 पार्ट में पढ़ा था। एक पार्ट था कि √2 GL से कम वेलोसिटी होती है तो ये SHM करता है, तो 90 डिग्री से बड़ा तो नहीं जा सकता। हाँ, अब आपको ये क्वेश्चन आएगा कि क्या 90 डिग्री बड़ा थीटा है या छोटा थीटा है। ये जनरली आपके माइंड में आता है। तो क्या होता है ना कि छोटा बड़ा सब रिलेटिव होता है, छोटा बड़ा सब रिलेटिव होता है, और यहाँ पे जो थीटा होता है वो रेडियंस में होता है। तो अब वैसे थीटा 90 देखोगे तो 90 को तो आपको 90 विल अपीयर एज अ बिग नंबर, बट π/2 जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 1 पॉइंट, जैसा आपने बोला 1.5 और 6 के आसपास है, तो वो रिलेटिवली छोटा है। तो वो कंपेयर करके हम रिलेटिवली बात करते हैं। स्मॉल, नथिंग इज स्मॉल, नथिंग इज बिग, इट्स ऑलवेज रिलेटिव। सो π/2 अगर हम लोग प्रैक्टिकली बात करें अपने काम के लिए तो π/2 एक लार्ज एंगल जैसा आप पकड़ोगे। छोटा एंगल का मतलब है कि कोई भी एंगल जो स्मॉलर वैल्यू देता है। 90 को एक बड़ा मान सकते हो, 30 डिग्री तक भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो, 60 डिग्री तक भी एक्सेप्ट कर सकते हो, और इसकी वैलिडिटी तो चलती रहेगी। बट ये है कि कितना कम होगा कितना ज्यादा होगा, प्रिसाइजनेस पे फर्क पड़ेगा। मोर ओवर अपने पास दूसरा फॉर्मूला नहीं होता है तो थोड़ा हम एक्सटेंड भी कर लेते हैं। सो कभी भी आपको पता करना हो कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप जरूर ये पूछिए किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आपको रिस्पेक्ट नहीं पता होगा तब तक आप किसी को छोटा बड़ा नहीं कह सकते हो। एब्सोल्युटली कोई छोटा नहीं होता, एब्सोल्युटली कोई बड़ा नहीं होता। एनीवे, सो ये आपको समझ में आ गया, एक फॉर्मुलेशन भी हो गया, तो ये आपका एंगुलर एसएचएम हो गया। एंगुलर एसएचएम का एक एग्जांपल हो गया। इसी एंगुलर एसएचएम से रिलेटेड है फिजिकल पेंडुलम। तो वो सिंपल पेंडुलम का केस था आपका। नाउ वी कैन टॉक अबाउट फिजिकल पेंडुलम। ये भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है, और इस पर किस तरह से फॉर्मूला बनता है और किस तरह से हम लोग आंसर देते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स से कि अपने पास एक बॉडी है, कोई भी एक बॉडी है, रिजिड बॉडी है, और इस बॉडी को आपने किसी एक पॉइंट से हिंज कर दिया है। लेट्स से इस पॉइंट पर आपने हिंज कर दिया है, दैट मींस स्क्रीन के परपेंडिकुलर एक एक्सिस जा रही है जहां से वो हिंज्ड है, इसका नाम ओ बोल सकते हैं। और इसके बाद आपने इसको क्या किया कि इसको रिलीज करते हैं। जैसा मैंने पिक्चर बनाया तो हिंज यहाँ पर ज्यादा सूट करेगा, तो यहाँ पे सूट करा देते हैं, ये ओ पॉइंट है, सो दैट कि उसकी जो लाइन ऑफ, ये वर्टिकल लाइन है, उसी पर सेंटर ऑफ मास लाई करें, क्योंकि अगर रेस्ट पे रहना है तो सेंटर ऑफ मास को इस एक्सिस पे लाई करना पड़ेगा। तो ओ पॉइंट इज हिंज्ड, एक बॉडी है, रिजिड बॉडी है जिसको ओ पॉइंट से हिंज कर दिया गया है। और फिर अगर इस बॉडी को थोड़ा सा आप इस तरफ ले जाकर के छोड़ेंगे तो आप पाओगे कि ये बॉडी वापस इधर आ जाएगी, फिर इधर चली जाएगी, फिर इधर जाएगी, तो ये बॉडी ऑसिलेट करेगी। जैसे पेन और पेंसिल जो आप पकड़े हो उसको अगर आप बीच में टॉप पे उसको होल्ड करो, फिर एक डायरेक्शन में उसको ले जाकर के शिफ्ट करो, फिर देखोगे कि वो ऑसिलेट करना स्टार्ट करता है। तो वो बॉडी है, सिंस ये पेन और पेंसिल आपकी बॉडी है, पॉइंट नहीं है। तो जब कभी बॉडी इन्वॉल्व होती है और वो पेंडुलम का काम कर रही होती है तो उसको फिजिकल पेंडुलम कहते हैं। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, नाम इसलिए इसका सिंपल है। सिंपल क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें आपने बॉडी नहीं चूज किया, आपने पॉइंट चूज किया। जब पॉइंट चूज करते हो तो वो सिंपल पेंडुलम बनाता है, और अगर कोई बॉडी चूज करते हो तो फिर फिजिकल पेंडुलम बनाता है। सो इसका टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। द एक्सिस डज नॉट पास थ्रू सेंटर ऑफ मास। नो, सेंटर ऑफ मास से पास नहीं करना चाहिए,
क्योंकि अगर सेंटर ऑफ मास से पास करेगी तो फिर जैसा उसको छोड़ दोगे वैसा ही रहेगा, फिर वो नहीं ऑसिलेशन नहीं करेगा। सो एक्सिस इज नॉट फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। और इनफैक्ट ये जो डिस्टेंस है ये हमारे काम की डिस्टेंस है कि सेंटर ऑफ मास से कितने डिस्टेंस पर आपने एक्सिस को बनाया हुआ है। और एक्सिस इज इनटू द प्लेन एंड सीएम इज ऑन द प्लेन। हाँ, जो पिक्चर मैंने बनाई ये 3 डायमेंशनल बॉडी है। सो एक्सिस कहीं से भी जा सकती है। यहाँ पर बताने के लिए जो एक्सिस मैंने बनाया वो इनटू द प्लेन है और सीएम इज ऑन द प्लेन एट दिस इंस्टेंट। यस, तो ये 2D पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं 3D फिगर 3D बॉडी का। और इसको अगर आप डिस्प्लेस करोगे तो फिर ये कैसे बिहेव कर रहा होगा उसके बारे में लोग बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। A rigid body of mass m is hinged from axis passing through O and distance of center of mass from O is d। इसकी अपने को जरूरत पड़ेगी। सो डी डिस्टेंस ओ से सेंटर ऑफ मास की है और इसको हिंज कर रखा है। ये सिंपल पेंडुलम बनाता है। सो दिस बॉडी फॉर्म्स सिंपल दिस फिजिकल पेंडुलम। अगर आप इसको डिस्टर्ब करोगे तो ये पेंडुलम जैसा बिहेव करेगा। ना मैथमेटिक्स पर आते हैं। सपोज कर लीजिए आपने इसको थोड़ा सा शिफ्ट किया तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आ जाएगा। मैं पूरा बॉडी नहीं बना रहा हूँ क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है, बट सेंटर ऑफ मास जरूर बना सकता हूँ। तो अगर आपने बॉडी को थोड़ा सा ऐसे डिस्प्लेस किया थीटा से तो सेंटर ऑफ मास भी थीटा से चला जाएगा। अगर सेंटर ऑफ मास थीटा से चला गया तो इसका बीडी बनाएंगे बॉडी को, तो आप पाएंगे कि हिंज रिएक्शंस आएंगे और mg के कंपोनेंट्स आएंगे। mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। ये जो कंपोनेंट होगा mg cos थीटा बनेगा, अभी थोड़ी देर पहले देखा, और ये mg sin थीटा बनेगा। mg sin थीटा को रिस्टोर करवाएगा तो इस पे टॉर्क लगना स्टार्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, रिस्टोरिंग टॉर्क। ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो बॉडी को फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा। सो द टॉर्क इज रिस्टोरिंग एंड वी कैन थिंक ऑफ कि ये रिस्टोरिंग टॉर्क जो है वो mg sin थीटा इंटू डी के बराबर आ रहा है। d इज द डिस्टेंस दिस। सो अगर d के बराबर आ रहा है तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क अपने को पता चल गया। सो टॉर्क रिस्टोरिंग इज गोइंग टू बी इक्वल टू mgd इंटू साइन थीटा। अगेन थीटा को हम छोटा रखेंगे, थीटा इज स्मॉल, so we can have sin theta approximating to theta और approximately equal to theta। so जो restoring torque अपने पास आ रहा है वो आ रहा है mgd into sin theta। sin theta is replaced by theta। now जैसे ही आपको पता चला कि restoring torque थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ से आप क्लेम कर सकते हो कि ये एंगुलर एसएचएम है। यहाँ से एक क्लेम किया जा सकता है कि ये एंगुलर एसएचएम है। समझ में आया? और k की वैल्यू भी आपको पता चल जाएगी। How much the k coming is? K is mgd। So what the time period is? Time period is t is equal to 2 pi under root I by k। I is I about O होगा कि जिसके about रोटेट कर रहा है, डिवाइड by k। K is mgd। इसको आप याद रख सकते हो। So जब कभी कोई भी फिजिकल पेंडुलम आएगा और आपसे पूछेगा उसका टाइम पीरियड बताइए और ये सारी स्टोरी बताइए, सो आपको क्या करना होगा, जिस एक्सिस से ये हिंज्ड है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे पूरी बॉडी का। तो मोस्ट ऑफ द केस में आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। कैसे? क्योंकि सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं अधिकतर बॉडीज का, और उस एक्सिस पे जाना पड़ेगा तो पैरेलल एक्सिस काम करेगा। तो पैरेलल एक्सिस कैसे लिखा जा सकता है? आई ओ कैन ऑलवेज बी रिटन एज ICM प्लस m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो d ही है, तो इस फॉर्मूले को आप यूज कर लोगे। d आपको पता है, m पता है, ICM आपको पता होना चाहिए, तो I नॉट नोन हो जाएगा, बाकी m नोन है, g नोन है, d नोन है, तो t की वैल्यू पता चल जाएगी। दैट मीन्स अगर हमको इतना पता है कि मास क्या है बॉडी का, दूसरा
बॉडी कौन सी है, तीसरा सेंटर ऑफ मास और हिंज के बीच का डिस्टेंस कितना है, हम उसका टाइम पीरियड बता सकते हैं। सो ये फिजिकल पेंडुलम के लिए काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस पर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले पे जंप करते हैं और आई कैलकुलेट करते हैं, डी कैलकुलेट करते हैं और अपना आंसर बता देते हैं। उसके पीछे हमारे बैकग्राउंड माइंड में ये चल रहा होता है कि क्या क्या हुआ है, तो ये सब बैकग्राउंड माइंड की स्टोरी होती है। नोट कर लीजिए, फिर हम आपको एग्जांपल देते हैं तो उस पर उसको यूज करेंगे। इससे पहले आपने एक पॉइंट लिखा था, व्हेन वी स्विंग अ पेंडुलम इट्स रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ स्पीड इक्वल्स ई हाउ। वो रेट ऑफ डिक्रीमेंट की जो आप बात कर रहे हो उसको हम लोग पढ़ेंगे मे बी नेक्स्ट क्लास, जिसमें डैम्पिंग होती है, डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं, तो वो थोड़ा सा हायर लेवल का पॉइंट है और वो डैम्पिंग में आप पढ़ने वाले हो, सो यू नीड टू वेट फॉर दैट। इसके बाद आपने लिखा है कि how do we decide how much to displace the CM and from where? That's a concept. वो आपको नहीं बोलेगा कि कितना करना है. It simply says कि small displacement किया गया है. So small carries everything. तो आपको वो नंबर काउंट नहीं करना है कितना करना है. That's not the concern. The concern is कि कम करना है. कम इसलिए क्योंकि अगर आपने ज्यादा कर दिया तो फिर ये सब पूरा घूम जाएगा. जब ये पूरा घूम जाएगा तो ये SHM ही नहीं करेगा. So कम का मतलब कि इसको SHM करना चाहिए. How will mg sin theta act in the left direction? mg sin theta के कंपोनेंट, क्योंकि mg वर्टिकली डाउन साइड है, तो mg वर्टिकली डाउन साइड है, ये थीटा हुआ तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। अगर वो एंगल थीटा हो गया तो आप पाओगे कि mg sin थीटा विल बी टूवर्ड्स द लेफ्ट। जैसे कि अभी आपने पेंडुलम में देखा था, सिंपल पेंडुलम में एग्जैक्टली उसी तरीके से काम करेगा। Is the body hinged in vertical position initially? Yes. Gravity is playing a role. It is in the vertical position. सो इट इज, आपने उसको हैंग कर रखा था, तो हैंग करोगे तो बॉडी वर्टिकली अपने आप को ओरिएंट करती है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप जानते भी होंगे, नहीं जानते तो उसको याद रखिए कि जब कभी आप हिंज करते हैं, किसी बॉडी को हैंग करते हैं, तो उसका सेंटर ऑफ मास वर्टिकल लाइन पर लाई करता है। क्यों? क्योंकि अगर वो रेस्ट पर है तो टॉर्क को जीरो आना चाहिए, तो mg नीचे लग रहा है तो उसका टॉर्क जीरो हो जाता है। लेकिन जब आपने डिस्टर्ब किया तो mg की लाइन ऑफ एक्शन बदल गई, तो लाइन ऑफ एक्शन बदल गई तो फिर उस पर टॉर्क लगने लगा। यही टॉर्क रिस्टोरिंग है, यही इसी बॉडी को रिस्टोर करने की कोशिश करता है। कैन यू ड्रॉ अ डिफरेंट पिक्चर? वी कांट इंटरप्रेट द 3D फिगर। ओके, 3D फिगर का मतलब है, फिर से मैं एक बार ट्राई करता हूँ। आपके पास कोई भी बॉडी है, सिंपल बॉडी बना देते हैं जिसको आप इंटरप्रेट कर पाएंगे। लेट्स से ये रॉड है, लीनियर रखा मैंने इसको। 3D भी होगा तो आपको कहाँ कहाँ फोकस करना है वो आपको समझ में आना चाहिए। इनफैक्ट मैं एग्जांपल पिक कर सकता हूँ इसका, और उस एग्जांपल में आप विजुलाइज भी कर पाएंगे। लेट से ये आपके पास रॉड है और रॉड को आपने यहाँ पे हिंज कर रखा है, इससे विजुलाइजेशन भी आपका बढ़ जाएगा और अपना एक एग्जांपल भी पिक हो जाएगा। आपको ये बताता है कि आपके पास जो रॉड है, इस रॉड का मास और लेंथ दिया गया है। यहाँ पे लिख देता हूँ, रॉड इज ऑफ मास m, लेंथ l। इसके बाद आप इसको स्लाइटली डिस्टर्ब करते हो, इधर ले जाते हो, छोड़ देते हो, तो आप पाओगे कि रॉड इस तरह से चलेगा, जैसे पेन का एग्जांपल मैंने दिया था। तो उस समय क्या हो रहा होगा, इसका हमको पता करना है कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो पहले मैं पिक्चर से आपको विजुलाइज करवाता हूँ। आप इसको जब थीटा से डिस्प्लेसमेंट दोगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा। रफली टेंटेटिवली फिगर बना रहा हूँ, आएगा? बिल्कुल आएगा। तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो सेंटर पे लगता है, बाकी बॉडी से उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो सेंटर ऑफ मास विल बी मूविंग लाइक दिस, जस्ट लाइक अ पेंडुलम, और यहाँ पर पहुंच गया होगा ना। जो फोर्स आपको दिखाना होगा तो सेंटर ऑफ मास पे दिखाएंगे। आप बोलोगे कि इस पर mg का फोर्स यहाँ लगेगा। अगर ये कोई और बॉडी रही होती, लेट्स से स्फीयर रहा होता है या फिर सिलेंडर रहा होता है, कोन रहा होगा, एनी बॉडी, तो अपने को क्या करना है कि उसके सेंटर ऑफ मास को चेक करना है और देखना है कि सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर जाता है।
सेंटर ऑफ मास में mg इधर रहेगा, तो सेंटर ऑफ मास में जो mg इधर रहा ये एंगल थीटा हुआ, तो फिर इधर एक कंपोनेंट आएगा mg का जो कि थीटा एंगल पे जाएगा, तो mg cos थीटा जाएगा। mg cos थीटा का लाइन ऑफ एक्शन o से पास कर रहा है, इसलिए इसका टॉर्क नहीं आएगा, तो वो रिस्टोरिंग नेचर का नहीं है, टॉर्क ही नहीं है, रिस्टोर क्या करेगा। मोर ओवर जो हिंज के फोर्सेस होंगे वो यहीं पे लग रहे होंगे ओ पॉइंट पर, तो उनका टॉर्क ओ के अबाउट 0 हो जाएगा। एक कंपोनेंट mg का ऐसा होगा जो जिसकी लाइन ऑफ एक्शन ये जाएगी, जिसकी यहाँ से डिस्टेंस ये होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसी डिस्टेंस का नाम हम डी पकड़ रहे हैं। तो अगर ये डी हमने को पता चला तो अपने को ये काम होता है कि ये रिस्टोरिंग टॉर्क कितना लगा। अच्छा, ये mg का कंपोनेंट कितना आ रहा है, क्या आप समझ पाओगे? ये mg का कंपोनेंट mg sin थीटा बनेगा, ये वाला कंपोनेंट। तो यही रिस्टोर करता है, पेंडुलम में भी सिंपल हो या फिर ये फिजिकल हो, ये mg sin थीटा प्रोवाइड्स द रिस्टोरिंग टॉर्क। तो अगर आप सॉल्व करना चाहोगे तो कैसे बोलोगे? रिस्टोरिंग टॉर्क इज mg sin थीटा इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस d। बाय द वे इस क्वेश्चन में d कितना है? कैन वी से d की वैल्यू l/2 है। क्यों l/2 है? क्योंकि ये रॉड है, रॉड का सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पर होता है, तो बॉडी दिया होगा तो हम d पता कर ले जाएंगे। क्या हम sin थीटा को थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं? सो टॉर्क की जो वैल्यू आएगी mg d की जगह l/2 और थीटा, sin थीटा को थीटा लिखने का, तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क हो गया। आपको k पता चल गया, k की वैल्यू आ गई mg l/2। फिर टाइम पीरियड आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m, क्या होता है k बाई, ये i बाई k, i अबाउट o डिवाइड बाई k। i अबाउट o कितना आएगा? उसके लिए आप लगाओगे कि हम जानते हैं रॉड का कितना होता है मास l²/3, आपको ये ऑलरेडी पता होता है। सिंस ये आपको ऑलरेडी नोन है तो टाइम पीरियड की वैल्यू आपको मिल जा रही है ट्वाइस पाई अंडर रूट i विच इज ml²/3 डिवाइड बाई k विच इज mgl/2। सो जो आपने आंसर बताया आप चेक कर सकते हो वेदर इट इज द आंसर। m और l कैंसिल आउट हो गए तो ट्वाइस l/3g आपका आंसर आ गया। तो ये भी एक पेंडुलम है, बट दिस इज नॉट अ सिंपल पेंडुलम, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपके पास कोई भी बॉडी है, तो कोई भी बॉडी में बॉडी को आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, उसका 3D वर्जन भी ड्रॉ करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? उसके सेंटर ऑफ मास को। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दैट एक्ट्स ऑन द सेंटर ऑफ मास, और एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू फाइंड कि कितना सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है हम बात कर सकते हैं। तो 2 pi under root twice l/3g becomes the answer। अब आपको कोई भी बॉडी देगा तो बॉडी इसलिए देगा, बॉडी का नाम इसलिए जरूरी है क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए हमको, हिंज लोकेशन इसलिए जरूरी है कि डी चाहिए, और बस इसके बाद अपना आंसर हो जाता है। गुड। सो उम्मीद है कि आपको ये समझा, और अगला क्वेश्चन हमको टेस्ट करके बता देगा कि आपको कितना समझा और क्या आप उसको यूज कर पा रहे हो या नहीं। सो लेट्स से एक पिक्चर बना देते हैं टू ड्रॉ। ऐसा बोलेगा फाइंड टाइम पीरियड फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस। सो कोई बॉडी दिया होगा या कोई अरेंजमेंट दिया होगा, बोलेगा कि स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए बताइए कि कितना टाइम पीरियड आने वाला है। सो वो अपने को बताना है। लेट्स से अपने पास एक डिस्क है, मास और रेडियस दिया गया, उसको आप इस पॉइंट पर हिंज करते हैं ऐसा, और ग्रेविटी डाउन साइड है, वर्टिकली हिंज्ड ऑफ कोर्स। तो इसको फिर आप स्लाइटली डिस्टर्ब करेंगे तो फिर ये ऑसिलेट करेगा इस तरह से, और अपने को ये पता करना होगा कि इसके बाद क्या चल रहा है इसके साथ, तो टाइम पीरियड आपको बताना है। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। आप सॉल्व कर सकते हो, टी की वैल्यू कैलकुलेट करके बता सकते हो। जब कोई ऐसा हिंज सिचुएशन नजर आएगी तो आपके दिमाग में पहले आना चाहिए कि ये फिजिकल पेंडुलम है। फिजिकल पेंडुलम में तो टाइम पीरियड कितना आएगा? ट्वाइस पाई
अंडर रूट आई अबाउट द हिंज्ड एक्सिस डिवाइड बाई mgd, और हिंज्ड एक्सिस ओ पॉइंट से पास हो रही है, ऐसा हमने बनाया है। ये फॉर्मूला हम लोग ड्राइव कर चुके हैं। सो अब आपको सेंटर ऑफ मास और वो टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क, वो सब करने की भी जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप इसको रेफर कर सकते हो, लेकिन इसको रेफर करने से पहले आपके दिमाग में चलना चाहिए कि हम इसको ऐसा डिस्प्लेस करेंगे तो फिर रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, फिर वो टॉर्क सेंटर ऑफ मास से जाएगा, फिर एक फॉर्मूला आएगा। सो दैट इज दिस फॉर्मूला। अंडर रूट 3r/2g 2 पाई के साथ 3r/2g कंफर्म हो रहा है या सपोर्ट किया जा रहा है। चलेगा। सो अब पाओगे कि इन केस आपने वो चीजें समझ ली तो बहुत आसान है, नॉट सो डिफिकल्ट। पहला काम आपने क्या किया होगा, सेंटर ऑफ मास देखा होगा। यूनिफॉर्म रहता है तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पर होता है। फिर इसके बीच का डिस्टेंस देखोगे, दैट्स डी। तो फिर आपको डी की वैल्यू पता चल जाएगी आर, डी इज आर। मोरोवर और क्या चाहिए होता है आपको, आई नॉट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इस एक्सिस के वर्ड हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। आपको डायरेक्टली याद है, डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अदरवाइज गो फॉर दिस ICM प्लस MD स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ICM मतलब सेंटर से जाने वाला और इसके परपेंडिकुलर, उसका आपको पता रहता है mr²/2 प्लस डी इज आर। सो ये हो जाएगा 3/2 mr²। आपको डायरेक्टली याद होता तो फिर ये दो स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, और याद होने का मतलब प्रैक्टिस्ड होता। t की वैल्यू ट्वाइस पाई अंडर रूट आई नॉट विच इज 3/2 mr² divided by m into g into d, which is this. After simplification you will get twice pi in the square root 3 times r divided by 2 times g. चार ऑप्शन में एक ऑप्शन ये दिया जाएगा, तो जो ऑप्शन ये दिया जाएगा बस उसी को मार्क कर देना, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो और उसमें बाकी सब में वो 2 पाई देगा, r/g देगा। अगर वो आपसे डायमेंशनल एनालिसिस को नहीं यूज करवाना चाहेगा, नंबर्स बदलेगा, 2/3, 3/4, 4/3, 3/2, तो फिर जो अप्रोप्रिएट होगा उसको मार्क करना होता है। चलेगा, इसका मतलब आप फिजिकल पेंडुलम आंसर दे सकते हो। तो एक इससे रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, थोड़ा सा बेटर ऑफ है, और अगर आपने आंसर दे दिया, जो कि आप दे सकते हो, पार्सली हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो अगर आपने आंसर दे दिया तो अपने को ये समझ में आ जाएगा कि आप पीछे की चीजें याद भी रखते हो और साथ ही साथ करेंट चीजों को भी ग्रास्प करते हो। लेट्स से आपके पास ये बॉडी है और ये हॉलो स्फीयर है, हॉलो हेमिस्फीयर है। इसको आपने इस तरह से हिंज किया हुआ है वो पॉइंट पर। सो हॉलो हेमिस्फीयर या हेमिस्फेरिकल सेल बोल सकते थे, इज हिंज्ड एज शोन। Find time period for small oscillations. फिर उसको स्लाइटली डिस्टर्ब करना है, मे बी लाइक दिस, मे बी लाइक दिस, तो फिर ये ऐसा चलता रहेगा। और एक्सिस जो है जिस तरह से दिखाया गया उसका मतलब है स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, टॉप पॉइंट से टेंजेंट होकर के निकल रही है। एक आंसर आ रहे हैं अंडर रूट 4r/3g। Okay, I will wait for a minute for others to respond and see whether they are giving the same answer. दूसरा आंसर आ रहा है 3r/2g। सो आंसर आपके बदल गए। आइडिया वही है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे, फिजिकल पेंडुलम है ये, और फिजिकल पेंडुलम में हम लोग क्या करते हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे।
तीसरा आंसर है अंडर रूट 2r/3g। देन 4r/3g। ओके, 2r/3g। चलेगा, तो आपने यहाँ से स्टार्ट किया होगा। मैं कंफर्म करता हूँ कौन सा आंसर करेक्ट है और क्यों करेक्ट है। I about hinged location divided by mgd, that's what we need to do। और ये इसका टाइम पीरियड होगा क्योंकि फिजिकल पेंडुलम है। फिर डी पता करेंगे। डी के लिए इसका सेंटर ऑफ मास को पता करेंगे। तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसी वर्टिकल लाइन पे लाई कर रहा होगा। और यहाँ कहीं होगा। नी नॉट टू से अब तक आपको पता होता है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर होता है। ये कभी हम लोगों ने निकाला था, प्रूव भी किया था, और अब हमारे लिए वो फैक्ट बन गया है। तो इस फैक्ट को हम याद रख सकते हैं। हेमिस्फेरिकल शेल के लिए ये r/2 पर होता है। तो और ये हमारे लिए डी है। सो नो डाउट डी की वैल्यू अपने को पता चल गई। डी की वैल्यू आ जा रही है r-r/2। बेसिकली r/2 हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे। सो r/2 इज द डी। डी का काम खत्म हो गया। दूसरा हमारे लिए काम रहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने पहले भी निकाला हुआ है। सो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, क्या ये 2/3 mr² आता है? अगर आपको याद है तो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, नहीं याद है तो फिर हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो इसको जब आप प्लेस करोगे फिर जो भी आएगा उसको आप अपना आंसर बना दोगे, फिर आपका आंसर हो जाएगा। जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है हम लोगों ने इसको प्रूव किया है और इसका आंसर यह था। एनीवे इसको स्पेसिफिकली फोकस भी किया था। फिर से मैं बता देता हूँ। इसका ओ से बजाने वाले एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए यहाँ पर एक पॉइंट चूज करोगे, इस एक्सिस को पकड़ोगे और यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दोगे। इसका नाम कुछ लेट से मैं ओ डैश दे देता हूँ। सो जो आई डैश आएगा, आई डैश इज गोइंग टू बी ICM प्लस m इंटू r/2 का स्क्वायर। फिर जो आई आएगा अबाउट O, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी ICM प्लस m इंटू डी स्क्वायर। बाय द वे इसका भी डी की जो वैल्यू r/2 आ रही है, तो इससे एक कंक्लूजन निकलता है कि IO वही होगी जो IO डैश होगी। और हम लोग जानते हैं कि ये भी डायमीटर ही बनेगा, ऐसा जाने वाला डायमीटर 3 डायमेंशनल में, तो उसके डायमीटर का वही रहता है जो पूरे का रहता है। तो दैट मीन्स 2/3 mr²। इसमें जो मिस्टेक हुई होगी वो आपके I0 से ही हुई होगी, अगर आपको डी सही से पता रहा है तो। इसके बाद आप इसको प्लेस कर दोगे और जो भी आएगा वही आपका आंसर बन जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी 2/3 mr² डिवाइड बाई m into g into r/2। So finally it comes out to be twice pi square root of 4r/3g। ऐसा एक 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन मिलेगा, उसी को आपको मार्क करना होगा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने प्रूव किया हुआ है, एक बार इसको एज ए क्वेश्चन डील किया था, और वो आप बता सकते हो। और उसको एक बार पढ़ लेना अगर आपको डाउट जा रहा है तो। अगर हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन ये बनाई होती तब भी क्या सेम आंसर आता? बिल्कुल सेम आंसर आता है, क्योंकि ये जो एक्सिस बनाया है और जो ओ से पास होने वाला एक्सिस दिखाया है, दोनों सेम एक्सिस है। आई मीन लाइक दोनों सिमेट्रिकल एक्सिस है। तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आएगा, इसके लिए भी डी वही रहेगी, तो इसका भी आंसर वही रहेगा। तो टॉप पॉइंट पर कोई भी टेंजेंट एक्सिस से हिंज करता है तो सेम रहता है। अगर आपने डी रॉन्ग लिया है तब तो आपको डी का ख्याल रखना है। चांसेस आई को रॉन्ग लेने के ज्यादा रहते हैं अगर आपने पहले सॉल्व नहीं किया है तो। एनीवे अब आपके पास आई और डी दोनों अवेलेबल है, आप उसको यूज कर सकते हो। सो ये आपके फिजिकल पेंडुलम के बारे में हो जा रहा है। और फिर फिजिकल पेंडुलम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हो, इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ।
कुछ और पेंडुलम होते हैं, तो थोड़ा सा मैं एसएचएम से हट करके कुछ और पेंडुलम के बारे में बता देता हूँ, जो शायद पहले नहीं बताया हो। एक कॉनिकल पेंडुलम भी होता है और एक टॉर्शनल एसएचएम भी होता है। तो मैं कॉनिकल पेंडुलम के बारे में पहले बता देता हूँ, उसका भी टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। कॉनिकल पेंडुलम, सो सिंपल पेंडुलम, फिजिकल पेंडुलम एंड कॉनिकल पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम, कंपाउंड एक सिंपल वर्ड होता है, उस पर कई सारे चीजों को मिला दिया जाता है तो वो कंपाउंड बन जाएगा। कॉनिकल एक स्पेशल टाइप का रहता है। ये अपने एजुकेशन में इसको यूज भी किया हुआ है, लेकिन उसका टाइम नहीं निकाला होगा शायद उस समय, तभी हम लोग टाइम निकाल लेते हैं। सो लेट्स से कि अपने पास, अच्छा टी निकाल दिया है क्या मैंने, क्या ये तो अगर मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है तो फिर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और फिर उसी को आप यूज कर लोगे। सिंस आप में से अगर ये कंफर्म कर पाते हैं वो एसएचएम नहीं है ना, हाँ वो एसएचएम नहीं है बट वो पेंडुलम है, इसलिए हम उसको यहाँ पे बोलने वाले थे। एनीवे अगर उसको बता रखा है तो काम अपना हो जाता है। दिस इज नॉट एसएचएम बट दिस इज अ पेंडुलम दैट परफॉर्म्स पीरियोडिक मोशन, और इसका भी टाइम पीरियड आपको निकालना होता है। तो सिंस हम लोग डन ऑलरेडी कर चुके हैं, सो हम लोग इसको स्किप कर सकते हैं। आप रेफर कर सकते हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, इसको हमने निकाला हुआ है। प्रूफ भी दिया होगा, अगर निकाला होगा तो प्रूफ भी दिया होगा। अगर प्रूफ नहीं दिया तो मैं प्रूफ कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को याद नहीं है, आपके नोट्स में होगा। और चलेगा, मैं 1 मिनट में उसको आपको प्रूफ करके भी बता देता हूँ। आप एक बार अपने नोट्स देकर के कंफर्म कर लीजिए क्या प्रूफ दिया है। कुछ ऐसा बोला होगा ये किसी भी वेलोसिटी से जाता है तो अपने को टाइम पता करना है, फिर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो। ये 3D में दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि उसका प्रूफ बहुत छोटा था तो उस समय उसके लिए सुटेबल था, इसलिए किया होगा। एनीवे रिपीट हो जाएगा थोड़ा सा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, टी कॉस थीटा ये सारी बातें करते हैं। सो एफबीडी भी इस पे बना देते हैं। आप भी शायद बोलेंगे, हम भी शायद बोलेंगे, तो काम कैसे चलेगा। सो लेट्स से इसका टेंशन टी नॉट है और इसका एम जी इधर है, और एक फोर्स इधर इधर भी लगेगा। इसका इधर जो फोर्स लगेगा दैट फोर्स विल बी एम, इसको आर पकड़ लेते हैं, वी स्क्वायर बाई आर आ जाएगा। ठीक है, कुछ कंपोनेंट्स करने होंगे आपको। ठीक है, एक कंपोनेंट इधर जाएगा, दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा सेंटीमीटर देने के लिए। ये एंगल कांस्टेंट एंगल होगा, हम लोगों ने बात किया था इसको, हम लोगों ने कई बार उस पर यूज किया था कि एंगुलर मोमेंटम कैसा रहता है, कंजर्व रहता है नहीं रहता है। वो पॉपुलर क्वेश्चन है एग्जाम को लेकर के, टाइम पीरियड से भी रिलेटेड बात कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ पे बोल रहा हूँ। टी नॉट का मतलब टेंशन है, बस इतना ध्यान रखना। सो क्या लिखेंगे, टी नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, टी नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। इससे रिलेटेड और भी पॉइंट पूछे जा सकते हैं, लाइक टेंशन पूछा जा सकता है, वेलोसिटी पूछा जा सकता है एंड ऑल दैट। इसको जब आप डिवाइड कर दोगे तो ये टेन थीटा बनेगा। टेन थीटा की वैल्यू वी स्क्वायर बाई आर जी बनती है, तो यहाँ से v पता चल जाता है, v इज अंडर रूट आर जी टेन थीटा। तो ये फॉर्मूला हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है पता करने के लिए कि कितना कितने वेलोसिटी से चलेगा। अगर थीटा एंगल है तो थीटा गिवन होगा तो वेलोसिटी बता देंगे, वेलोसिटी गिवन होगा तो थीटा बता देंगे। फिर टाइम पीरियड, टाइम पीरियड पीरियोडिक मोशन का होता है। तो ये कैसी मोशन है, ये पीरियोडिक मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन, यू नो दैट। सो टाइम पीरियड कैसे आएगा, ट्वाइस बाई आर चलने वाला है ये, और किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। तो ये बनेगा ट्वाइस बाई आर डिवाइड बाई v की जगह लिखेंगे अंडर रूट आर जी टेन थीटा। फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये बनेगा 2 पाई, अंडर रूट बड़ा कर लेंगे, आर ऊपर हो जाएगा, आर अपॉन जी टेन थीटा। अब आर को ट्रिग्नोमेट्री से या फिर इसको थोड़ा सा ट्राइंगल वगैरह यूज करके पता कर सकते हैं। ये एंगल थीटा है तो साइन थीटा पता कर लेंगे, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी आर डिवाइड बाई एल।
सो आर कैन बी रिप्लेस्ड बाय एल साइन थीटा, रिप्लेस कर देते हैं। सो दिस विल बिकम ट्वाइस पाई एल साइन थीटा डिवाइड बाय जी साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा, तो फाइनल आंसर आपके पास आ रहा है ट्वाइस पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। सो जब कभी कॉनिकल पेंडुलम आए जो कि एसएचएम नहीं है बट पीरियोडिक जरूर है, उसका टाइम पीरियड इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो और याद रख सकते हो कि ट्वाइस पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी होता है। तो जो सिंपल पेंडुलम का एल बाई जी होता है सिमिलर टाइप का होता है, बस कॉस थीटा फैक्टर से मल्टीप्लाई कर जाता है। तो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ थीटा क्या है, थीटा इज अ कांस्टेंट नंबर, वो आपको दिया जाएगा। तो ये कॉनिकल पेंडुलम भी आपका कवर हो जाता है। एक और भी एसएचएम होता है छोटा सा, इट विल टेक 2-3 मिनट्स कंप्लीट हो जाएगा, टॉर्शनल एसएचएम। और ये आपने प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत देखा होगा और इसको हम लोग भी लिंक कर लेते हैं। आपने कभी अगर ऐसा देखा हो, मैं आपको विजुलाइज कराता हूँ। सिंस पिक्चर आपको दिख नहीं रही है तो मैं बोल करके दिखा नहीं सकता, लिख करके दिखा सकता। मैं सिंपल पिक्चर ले रहा हूँ फॉर दैट सेक कि आपको विजुलाइज करना आसान हो। हाँ, ये लास्ट पिक्चर स्लाइड है, आप देख लीजिए क्या देखना है क्विकली। और ये आपके पास वैसे भी रहेगा तो आप इसको आराम से यूज कर सकते हो। सपोज करो कि ये पिक्चर हम लोग देखते हैं, ये रॉड है और ये स्ट्रिंग है या कोई वायर है। ऐसा एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हो, घर पे इजिली हो जाएगा। सो एक रॉड लीजिए, उसके सेंटर से एक स्ट्रिंग को टाई कीजिए और स्ट्रिंग को फिर किसी सीलिंग से टाई कर दीजिए। इसके बाद आप एक काम करें, ये आप करते भी रहते होंगे, इस रॉड को रोटेट कराइए, रॉड को रोटेट कराइए। दैट मीन्स ये पार्ट को इनसाइड ले जाइए, इस पार्ट को बाहर लेके आइए, या फिर अदरवाइज। तो इस तरह से रोटेट कराएंगे रॉड को। जब आप रॉड को रोटेट कराएंगे तो स्ट्रिंग के साथ क्या हो रहा होगा, इस समय स्ट्रिंग इधर उधर नहीं जाएगा, मतलब इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, ये सारा मोशन नहीं हो रहा है स्ट्रिंग का, रादर वो अप वर्टिकल ही रहेगी स्ट्रिंग। लेकिन आप पाओगे वो ट्विस्ट हो रही होगी, सब वो ट्विस्ट हो रहा होगा और उसके बाद आप इसको रिलीज कर दोगे, फ्री कर दोगे रॉड को, देन यू विल फाइंड कि रॉड अपने आप को रीस्टोर करेगा। जिस तरह से आपने उसको ट्विस्ट किया था, रोटेट कराया था एक डायरेक्शन में, वो दूसरी डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगा। इसी को अगर हम लिखना चाहें कि सपोज कर लीजिए इसको हमने थीटा एंगल से ट्विस्ट किया, थीटा से, किसको ट्विस्ट किया, थीटा से स्ट्रिंग को, या फिर रॉड को आप ऐसा बोल सकते हो, घुमाया, तो आप पाओगे कि इस पे एक रिस्टोरिंग टॉर्क आ जाएगा जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। अब ये कौन सा टॉर्क है, ये वो टॉर्क नहीं है जो अभी mg की वजह से आ रहा था, ये जो टॉर्क है ये उसके ट्विस्टिंग की वजह से आ रहा था। ये जो टॉर्क होता है इसी को हम टॉर्सनल टॉर्क बोलते हैं, जो ट्विस्ट करके टॉर्क को उसको रिस्टोर करता है, दैट्स कॉल्ड टॉर्सनल टॉर्क। सो ये जो टाउ आएगा ये रिस्टोरिंग होगा, रिस्टोरिंग ट्विस्टिंग टॉर्क, ट्विस्टिंग टॉर्क, इसी को हम बोलेंगे टॉर्सनल टॉर्क। ट्विस्ट वर्ड ना यूज करके टॉर्सनल वर्ड यूज करते हैं, टॉर्सनल टॉर्क। तो ये जब टॉर्सनल टॉर्क होगा तो आप पाओगे कि रॉड अपना वापस इस तरह से जाएगा, लेकिन वहां पे स्टॉप नहीं होगा, फिर से दोनों तरफ घूमता रहेगा। एक लेफ्ट साइड की तरफ ट्विस्ट करेगा, फिर राइट साइड की तरफ ट्विस्ट करेगा। तो ये भी एक एसएचएम हो रहा होता है, इस एसएचएम को बोलते हैं टॉर्सनल एसएचएम। और ये जो टॉर्क है ये थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो ट्विस्ट टॉर्क है रिस्टोरिंग वाला, ये थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सी थीटा या के थीटा लिख सकते हैं, के लिखोगे तब भी चलेगा, यहाँ पे मैंने सी लिख दिया है कि बाकी के से आप कंफ्यूज ना हो। वेयर सी इज टॉर्सनल कांस्टेंट, टॉर्सनल कांस्टेंट। के वर्ड यूज होगा तो आप के को यूज कर सकते हो ना। एक बार आपको ये पता चल गया तो ठीक है, आपको ये पता चल गया कि किस तरह से ये ट्विस्ट कर रहा है और टॉर्क रिस्टोरिंग है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है, तो इसका मतलब ये टॉर्सनल एसएचएम है।
तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, फिर इसके बाद आप डायरेक्टली बोल सकते हैं या फिर आपसे बोलोगे टाउ की वैल्यू आई अल्फा भी होती है, दोनों को बैलेंस करा लो या इक्वेट करा लो, तो आई अल्फा की वैल्यू रीस्टोरिंग है ये माइनस सी थीटा हो जाएगी। माइनस मैंने इसलिए लगाया कि अल्फा और थीटा की डायरेक्शन अपोजिट है, या फिर आप इसको रीस्टोरिंग लिखो। सो इससे अपने को ये पता चलेगा कि जो अल्फा की वैल्यू है वो माइनस सी बाई आई थीटा है। बेसिकली के को सी से रिप्लेस कर दिया गया, दैट्स ऑल। तो इसका टाइम पीरियड कितना आएगा, टाइम पीरियड is going to be t is equal to twice pi under root I by c। ये इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। वो आपको c देगा, टॉर्सनल कांस्टेंट में c की वैल्यू देगा, और आपको i की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हाँ, अगर आप ये विजुलाइज कर पाए पिक्चर तो क्या आप बता सकते i, अगर ये रॉड है, यहीं पे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मास m लेंथ l है, सो व्हाट द i शुड बी रिटन। तो i किस एक्सिस के अबाउट है और कितना है, ये मेरा क्वेश्चन है। इससे हमको ये पता चलेगा कि क्या आप ये सिचुएशन को विजुलाइज कर पाए हो। व्हाट विल बी द आई वैल्यू, ये किस पॉइंट के अबाउट होगी। पहला तो ये सिंपल ये भी बोल सकते हैं किस पॉइंट के अबाउट होगी। क्या ये ओ पॉइंट के अबाउट होगी जो पर यहाँ पर है, या सेंटर ऑफ मास के अबाउट होगी, या किसी और पॉइंट के अबाउट होगी। आप आंसर दे रहे हो ml स्क्वायर बाई 12, ml स्क्वायर बाई 12, ml स्क्वायर बाई ml स्क्वायर अबाउट o, ml स्क्वायर बाई 12। तो उसके लिए आपको ये सोचना होगा कि ये रॉड किस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है। जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा होता है उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना होता है। सो आप विजुलाइज कर पाओगे कि इसका जो रोटेशन है, रोटेशन एक्सिस ये है, ओ से तो पास हो रहा है लेकिन स्क्रीन के परपेंडिकुलर नहीं है। सेंटर ऑफ मास से भी पास हो रहा है, ये इसके अबाउट ऐसे जा रहा है और इस तरफ भी आ रहा है। सो तो ये ओ से ओ से तो पास हो रहा है हम बोल सकते हैं, लेकिन ओ से पास होने वाला स्क्रीन के परपेंडिकुलर वाला नहीं है। कौन सा है, ओ और सेंटीमीटर जो इसका सेंटर ऑफ मास है, पार्डन, ओ और सेंटर ऑफ मास को मिलाने वाली एक्सिस है, उससे पास हो रहा है, राइट। तो ओ और सेंटर ऑफ मास से जाने वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, और अपने लोगों ने बिल्कुल सही बताया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा एम एल स्क्वायर बाई 12, क्योंकि उसके सेंटर से यही आता है। गुड। सो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दें। अगर रॉड की जगह कोई और भी बॉडी होगी तो एक्सिस कैसे डिसाइड करनी है वो आपको पता चल जाएगा। वो बेसिकली वही एक्सिस होगी जो स्ट्रिंग का है, स्ट्रिंग के अलोंग वाली एक्सिस हो जाएगी, और क्योंकि स्ट्रिंग मूव नहीं कर रहा है तो वो ट्विस्ट कर रहा है तो वही एक्सिस रहेगी। सो एक्सिस पता क्लियर हो गया आपको, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लियर हो जाएगा। सी पता होगा तो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका टॉर्शनल एसएचएम हो जाता है। और पिक्चर वो आपको देगा, मास देगा, सी देगा, आई निकालने की व्यवस्था करेगा। तो आपको फॉर्मूला सही से यूज करना है, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है और आंसर बताना है। सो ये आपके लिए रिजल्ट है, फॉर्मूला है, और आपको याद रखना है। तो सिंपल पेंडुलम हो, फिजिकल पेंडुलम हो, टॉर्शनल एसएचएम हो, या फिर लीनियर एसएचएम हो, या फिर एंगुलर का कोई भी एसएचएम हो, हम इसको यूज कर सकते हैं। और कॉनिकल पेंडुलम को मैंने साइड में एक्सप्लेन कर दिया, जो कि हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके थे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, और मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ बेसिक पोर्शन ऑफ रिलेटेड टू एसएचएम हम लोगों ने कवर कर लिया है। अभी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जैसे कि मल्टीपल एसएचएम एक साथ हो रहे होते हैं तो क्या करते हैं, सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम बोलते हैं उनको। फिर वो जो आपने डिक्रीमेंट ऑफ रेट बोला था, एनर्जी का लॉस, जिसको हम लोग डैम्पिंग ऑसिलेशन बोलते हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है फोर्स्ड ऑसिलेशन। हालांकि फोर्स्ड और डैम्पिंग ऑसिलेशन आपके सिलेबस में बोलता है कि नहीं है, बट एक दो बार वो क्वेश्चन पूछा है उस पर इनडायरेक्टली। सो हम लोग उसको एक बार कवर अप कर लेंगे एटलीस्ट शॉर्ट में, और देन इट विल बी कंप्लीटेड। सो एक लेक्चर और लगेगा जिसमें हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। वो लाइक वो पार्ट होगा जो बाउंड्री पर है या बाउंड्री के इधर उधर लाई कर रहा है। बेसिक वाला हम लोगों ने कवर कर लिया, तो इस पर बेस आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। और डाउट आएगा तो उसके लिए हम लोग एक डाउट डिस्कशन सेशन रख लेंगे, उसको कंप्लीट कर लेंगे, चलेगा। एनी क्वेश्चन और डाउट इफ यू हैव यू कैन आस्क।